अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। एलिफेंट पेज नंबर 58। पहले हम डिस्कस करेंगे बायोग्राफी अबाउट द ऑथर। ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। रेमंड कार्वर वाज बोर्न ऑन मई 25 1938 इन स्मॉल टाउन ओरेगन यूएसए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिज मेजर थीम्स। डिपेंडेंस, कौन सी इसकी मेजर थीम्स है उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हिज मेजर वर्क्स, हिज अप्रोच टूवर्ड प्रोज, ज़ीरो एंडिंग, मीन कि इसकी स्टोरी की ज़ीरो एंडिंग क्यों होती है, ये किस तरीके से इसकी एंडिंग होती है, और इसकी डेथ के बारे में जिक्र करेंगे कि कब इसकी डेथ हुई थी। अगस्त 2 1988 में ये फोत हुए थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि राइटर ने क्यों ये एलिफेंट का ही एज अ सिंबल के तौर पे इसने क्यों यूज़ किया है, क्यों उसने टाइटल जो ना एलिफेंट सेलेक्ट किया है। इसको हम डिस्कस करेंगे कि सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल द एलिफेंट। एलिफेंट, फिर हम नेक्स्ट इसका सिंबलिज्म पढ़ेंगे कि क्यों लिटरेचर में जो एलिफेंट है उसका क्या सिंबल है। एलिफेंट इज़ द सिंबल ऑफ विजडम एंड लॉयल्टी। ये वफादारी और अक्ल का सिंबल है जो एलिफेंट एनिमल है। अब लिटरेचर में तो इसको विजडम और लॉयल्टी का सिंबल समझा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज़ में वो डिफरेंट जो कंट्री हैं उनमें इस एलिफेंट को किस चीज़ का सिंबल जो है वो कंसीडर किया जाता है। पहले देखें, आप पॉइंट नंबर फर्स्ट देखें, चाइना जो है कंट्री, उसमें एलिफेंट को चाइना गुड लक एंड हैप्पीनेस, एलिफेंट को चाइना जो कंट्री है वहाँ पे गुड लक और हैप्पीनेस, खुशी का सिंबल समझा जाता है। अच्छी किस्मत और और हैप्पीनेस, खुशी का सिंबल समझा जाता है। इन क्रिश्चियन, अब हम डिस्कस करेंगे क्रिश्चियनिटी में, ईसाईयत में एलिफेंट को क्या अहमियत हासिल है और ये किस चीज़ का सिंबल है। इन क्रिश्चियन द एलिफेंट इज़ द सिंबल ऑफ पेशेंस। क्रिश्चियन में, ईसाईयत में एलिफेंट को सब्र का जो सिंबल है वो समझा जाता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हिंदू जो कंट्री है, हमारा जो नेबर कंट्री है हिंदू, वहाँ पे एलिफेंट का सिंबल क्या है। हिंदू वे ऑफ थॉट, हिंदू किस तरीके से जो एलिफेंट है इसको इसको सिंबल के तौर पे यूज़ करते हैं। द एलिफेंट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गणेशा। एलिफेंट, हिंदू जो कंट्री है, जो हमारा हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पे एलिफेंट को एज अ गनीशा के तौर पे लिया जाता है। आपने देखा होगा डिफरेंट मूवीज़ में या ड्रामा में देखा होगा, उनका कल्चर देखा होगा कि वहाँ पे एलिफेंट की वो इबादत भी करते हैं, ये उनकी इबादत का हिस्सा है। और वहाँ पे गनीशा जो है वो एज अ गॉड के तौर पे एलिफेंट को वहाँ पे लेते हैं। हु इज़ द गॉड ऑफ लक, जिसको किस्मत का खुदा समझा जाता है। वाई द राइटर हैज़ यूज द एलिफेंट एज टाइटल, राइटर ने, नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि राइटर ने एलिफेंट को एज अ टाइटल के तौर पे क्यों यूज़ किया है। वो कौन सी ऐसी खसूसियात थी जिसने राइटर को अर्ज किया है कि वो एलिफेंट को एज अ टाइटल के तौर पे यूज़ करे। क्या ऐसी खसूसियात है। बिकॉज द हीरो ऑफ द स्टोरी एंड द एनिमल एलिफेंट हैव द सेम करेक्टरिस्टिक, क्योंकि राइटर ने जो हीरो पेश किया है हमारे इस लेसन में वो भी एज अ एलिफेंट की तरह ही बिहेव करेगा। क्योंकि एलिफेंट को देखा गया है, पहले तो मैंने आपको बताया कि इसका सिंबल क्या है। सिंबलिज्म में इसको बताया कि कहीं डिफरेंट कंट्री में कहीं विजडम का है, कहीं पे लक का, गॉड ऑफ लक इसको तस्लीम किया जाता है, और कहीं पे हैप्पीनेस तस्लीम किया जाता है। लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें, एलिफेंट की हिस्ट्री पढ़ें, तो वहाँ पे देखेंगे, आपने डिस्कवरी पे या डिफरेंट चैनल पे या आपने फॉरेस्ट में देखा होगा कि जो एलिफेंट है वो किस फॉर्म में रहते हैं। वो झुंड की शक्ल में रहते हैं, और जो अपने डिफरेंट, जो इनके झुंड में डिफरेंट लोग एलिफेंट होते हैं उसमें इनके ऑफस्प्रिंग और जो एल्डर्स होते हैं इनका ख्याल रखते हैं, इनकी टेक केयर करते हैं। सेम करेक्टरिस्टिक, यही सेम खसूसियत हमारा राइटर भी बयान करेगा
कि उसमें क्या होता है कि हमारा जो राइटर है वो भी एलिफेंट की तरह अपने ख़ानदान का ख्याल रखता है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल देखें, एलिफेंट शोज ग्रेट केयर और देयर ऑफस्प्रिंग एंड एल्डर्स। एलिफेंट जो एनिमल है वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग, यानी कि अपने जो बच्चे होते हैं, इनकी औलाद, और जो बड़े होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हिफाजत भी करते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। आपने कभी देखा होगा, डिस्कवरी के चैनल में देखा होगा या आपने किसी ज़ू में देखा होगा कि जब वाइल्ड लाइफ जो डिफरेंट ज़ू हैं वहाँ पे देखा होगा कि जब जो चाइल्ड एलिफेंट होता है, छोटा बच्चा होता है, जिस पे अगर कोई एनिमल अटैक करता है तो उसकी जो दूसरे एलिफेंट बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं और उसकी हिफाजत भी करते हैं। इसी तरह इन द सेम वे द हीरो ऑफ द स्टोरी टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। इसी सेम वे में हीरो, जो हमारी स्टोरी का हीरो है, वो भी अपनी फैमिली की टेक केयर करता है, उनकी उनकी देखभाल करता है। लाइक द एलिफेंट, एलिफेंट की तरह ही अर्न्स मनी एंड सेंड इट टू हिज फैमिली। वो रुपया पैसा कमाता है और अपनी फैमिली को सेंड करता है, उनको देता है, उनकी हिफाजत करता है, उनकी टेक केयर करता है, उनकी एज अ रिस्पॉन्सिबल फादर के तौर पे वो अपना किरदार अदा करता है। जी स्टूडेंट, ये तो हमने मेन पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए हैं। उसके बाद आप अपनी बुक्स खोलें, पेज नंबर 58 खोलें। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। अब ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर डिटेल, इसकी जो है ना वो बुक से डिस्कस करेंगे अबाउट द बायोग्राफी अबाउट द रथर एंड हिज लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द ऑथर, अ बायोग्राफी। वट डू यू नो अबाउट द राइटर? मुसन्नफ़ के बारे में आप क्या जानते हैं? रेमंड कार्वर was born on May 25, 1938 in small town, ओरिगन, यूएसए। यूएसए के स्मॉल, जो छोटा सा गांव है, कस्बा है, वहाँ पे रेमंड कार्वर 25 मई 1938 को पैदा हुए थे। ही वॉज रेस्ड इन दी स्टेट ऑफ वाशिंगटन। वो कहाँ पे बड़े हुए हैं? वाशिंगटन की जो स्टेट है वहाँ पे बड़े हुए हैं। ही ग्रू अप वाचिंग हिज फादर स्ट्रगल विद अल्कोहलिज्म। वो कैसे बड़े हैं इसकी अब वो इस तरीके से उनकी परवरिश बड़े पले बड़े हैं कि उनके जो फादर हैं उनको उन्होंने देखा है कि वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल विद अल्कोहलिज्म, कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट अल्कोहलिज्म, कि वो अल्कोहलिज्म यूज़ करते हैं, शराब वगैरह यूज़ करते हैं। और ये इनको बचपन का माहौल जो है वो इन्होंने देखा है, अपने फादर को इस तरीके से देखा है। इसके बाद व्हेन ही वाज 18, जब वो 18 साल के हुए, ही मैरिड हिज हाई स्कूल गर्लफ्रेंड। और जो 18 साल के हुए तो उन्होंने अपनी जो हाई स्कूल की गर्लफ्रेंड है उससे उन्होंने शादी की। In 1958, Carver discovered his interest in writing. 1958 में कार्वर ने डिस्क्राइब किया कि उसमें ये राइटिंग का इंटरेस्ट पाया जाता है। When he began taking classes at सिसु, और उन्होंने क्या किया, स्टेट कॉलेज अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ राइटर जॉन गार्टनर की अंडर सुपरविज़न में, उनकी हदायत के मुताबिक उन्होंने क्लासेस ली ताकि वो एक अच्छा लीडिंग जो राइटर है वो बन सके। He began writing poetry and short stories and published his first poetry collection. उसने राइटिंग जो पोइट्री सबसे पहले उसने किया, ही बिगेन राइटिंग पोइट्री, उसने शायरी जो लिखना वो स्टार्ट की, एंड शॉर्ट स्टोरीज एंड पब्लिश हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन। और उसने फर्स्ट किससे स्टार्ट किया? पहले उसने पोइट्री, शायरी लिखी, एंड शॉर्ट स्टोरी लिखी, एंड पब्लिश हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन, और अपनी जो फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है उसको उन्होंने पब्लिश किया।
ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। उसने सबसे पहले जो है ना अपनी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो है ना वो पब्लिश की। विल यू प्लीज मी क्वाइट प्लीज, ये जो उसका ना विल यू प्लीज मी क्वाइट प्लीज, ये उसका फर्स्ट जो शॉर्ट स्टोरी एडिशन था जो कि शाया हुआ था इन 1976 में। The collection has since become one of his best known works। और ये जो कलेक्शन है वो शॉर्ट स्टोरी की जो कलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम उसका काम के तौर पे जाना गया था। His poetry and fiction received much critical praise। यहाँ पे देखिए क्रिटिकल एक तो तनकीद होता है, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल प्रेज के तौर पे इसने वर्ड यूज़ किया है। उसकी जो पोइट्री है और जो फिक्शन नावल है उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रेज, बहुत ज़्यादा जो तनकीद नगार हैं उन्होंने इसकी तारीफ़ की है। एंड ही बिगेन टीचिंग राइटिंग एट द कॉलेज लेवल। और उन्होंने क्या किया, बिगेन होता स्टार्ट किया, शुरू कर दिया टीचिंग पढ़ाना, राइटिंग एज द कॉलेज लेवल पे उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। ही वॉज अ ड्रिंकर हु ड्रिंक टू मच, वो एक ड्रिंकर था और बहुत ज़्यादा ड्रिंक जो ओवर यूज़ करता था, क्योंकि उसकी जो परवरिश हुई है वैसे इन्वायरमेंट में हुई है। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि उसके जो फादर थे वो बहुत बड़े, वो भी ड्रिंकर थे। और जब उसने अपने फादर को देखा इस सिचुएशन में स्ट्रगल करते हुए, अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए देखा, तो एज अ जो बच्चे होते हैं उन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो घर का इन्वायरमेंट होता है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और ये भी इस जो राइटर है हमारा रेमंड, ये भी क्या था, बहुत बड़ा ड्रिंकर था और बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता था। यहाँ तक कि इन्होंने कुछ देर जो हॉस्पिटल में कुछ अरसा हॉस्पिटल में गुजारा, लेकिन वो क्या कर सका, अच्छे तरीके से स्टॉप जो ड्रिंकिंग है उससे वो दूर नहीं रहा जा सका, वो यूज़ ही करता था ड्रिंकिंग। वैन ही स्टार्टेड राइटिंग अगेन, लेकिन जब उन्होंने आफ्टर हॉस्पिटल से जब उसको हॉस्पिटल से वो फ्री हुआ तो उसने क्या किया, वैन ही स्टार्टेड राइटिंग अगेन, जब उसने दोबारा लिखना स्टार्ट किया, ही वेंट ऑन टू पब्लिश सेवरल मोर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। तो उन्होंने बहुत सी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन वो लिखी हैं, इंक्लूडिंग इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हम स्टोरीज का जिक्र करेंगे, इंक्लूडिंग व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट लव, जो कि 1981 में ये पब्लिश हुई थी। इसके अलावा एलिफेंट इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी है वो पब्लिश हुई थी। वेयर आई एम कॉलिंग फ्राम, ये भी इसकी कलेक्शन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो कि 1988 में ये पब्लिश हुई थी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे उसकी प्रोज की तरफ क्या अप्रोच है, कैसे वो प्रोज लिखते थे और कौन से ऐसे राइटर से जिससे वो सिमिलरिटी पाई जाती, जिससे इनको कंपेयर किया जाता था। ये तो हमने पढ़ा है कि उसकी शॉर्ट स्टोरी के बारे में उसका टेस्ट क्या था, वो किस किस्म के एडिशन उसने लिखे थे, कौन से वो जो ईयर थे जब उनके फेमस जो एडिशन वो पब्लिश हुए थे। ही इज़ नोन फॉर हिज मिनिमलिस्ट अप्रोच टू प्रोज। अब उसकी जो प्रोज की तरफ अप्रोच है उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड फॉर द रीज़न ही ऑफन कंपेयर टू अर्निंग हेमिंगवे एंड एंटन शिकॉव, और उसको उसकी कुछ क्वालिटी की वजह से उसको अर्निंग हेमिंगवे जो ग्रेट राइटर ऑफ प्रोज राइटर था और एंटन शिकॉव, उससे उसको कंपेयर किया जाता है। जैसे अर्निंग हेमिंगवे को देखें तो उसने बहुत ज़्यादा प्रोज की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। हिज शॉर्ट स्टोरीज फोकस ऑन मिडिल क्लास। अब हम इसका इंटरेस्ट पढ़ेंगे कि ये किस किस्म की स्टोरी इन्होंने लिखी है, वो कौन सी ऐसी क्लास है जिनको ये डिस्कस करते हैं, क्या मिडिल क्लास, रिच क्लास या पुअर क्लास के बारे में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हिज शॉर्ट स्टोरी फोकस ऑन मिडिल क्लास, इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है वो मिडिल क्लास पे फोकस करती हैं, जो दरमियाने तबका है हमारा, जो ना गरीब है ना अमीर है, उस पर ये डिस्कस ज़्यादातर करते हैं। और ऑफन देखें, अक्सर देखें ब्लू कॉलर पीपल। यहाँ पे पेज नंबर 59 पे देखें, पैरा सेकंड पैरा में देखें, यहाँ पे एक टर्म यूज़ की है ऑफन ब्लू कॉलर पीपल। ब्लू कॉलर तो वैसे देखें इसका मीनिंग होता है कि नीला कॉलर, लेकिन यहाँ पे ब्लू कॉलर जो मजदूर लोग हैं उनके लिए यूज़ किया है कि अक्सर ये ना ब्लू कॉलर जो मजदूर लोग हैं उन पे ज़्यादातर ये लिखते हैं हु आर स्ट्रगलिंग विद हार्ड ट्रूथ, जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का जो सच है, ये डिसअपॉइंटमेंट है, उसके बारे में ये लिखते हैं कि ज़िंदगी की हकीकत को इन लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। His short story also recognizable
फॉर देयर अब्रप्ट एंडिंग। इसके अलावा इसकी जो शॉर्ट स्टोरी हैं वो किस चीज़ से पहचानी जाती हैं, वो इस चीज़ से पहचानी जाती हैं कि उनका अब्रप्ट एंडिंग होता है, अचानक से रीडर एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। समटाइम्स कॉल्ड जीरो एंडिंग। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि इसकी जो शॉर्ट स्टोरी है उसका जो एंड है वो अब्रप्ट होता है, अचानक से एंडिंग होती है, जो रीडर है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि अभी एंडिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत से जो राइटर हैं वो प्रॉपर एंडिंग, मिडल और स्टार्ट जो स्टोरी का बताते हैं और रीडर को उस मकाम पे लेके जाते हैं कि वो समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर एंड हो सकता है। लेकिन समटाइम्स कॉल्ड जीरो एंडिंग, बहुत दफ़ा जीरो एंडिंग होती है क्योंकि उस रीडर एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो अचानक से उसको एंड दे दिया जाता है। विच डू नॉट सीम टू टाई अप द स्टोरी नीटली, जो कि ये दिखाई नहीं देता कि जो स्टोरी है वो नीटली टाई अप की गई है, उसको उसके अच्छे तरीके से वेलनेट किया गया है। इफ़ ऑल एट, जैसे देखें, व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट लव इज़ वन ऑफ मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी ऑफ कार्वन, often regarded as the epitome of his dirty realism school, जो कि dirty realism school में इसका epitome के तौर पे इसको कंसिडर किया जाता है। He divorced his wife in 1982 में उन्होंने अपनी जो वाइफ है उसको डिवोर्स दी थी, and he married his long time girlfriend writer टेस गलीगर इन 1988 में उन्होंने जो राइटर है उससे टेस से शादी की थी। और वो इनकी डेथ कब हुई थी? 2 अगस्त 1988 में इन पोर्ट एंजल्स यूएसए में ये वफात पा चुके थे। तो ये थी जी स्टूडेंट, ये अब हमने डिस्कस किया है राइटर की बायोग्राफी के बारे में, उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट हैं उसको हमने डिस्कस किया है। पहले हमने पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे और पॉइंट के बाद हमने पेज नंबर 59 और 58 पे जो तफसील से बताया हुआ इसमें से जो चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हमने डिस्कस किया है। आपने अब ऐसा करना है, इन पॉइंट्स को, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखे हैं पेज पे हमने डिस्कस किए हैं, उसको आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है और जहन नशीन करना है कि कौन से इवेंट कब हुए थे, कौन से इन्होंने फेमस बुक्स क्या लिखी थी, इनका टेस्ट क्या था और किस टाइप का ये लिखते थे, एंडिंग किस टाइप की इनकी स्टोरी होती है, वो आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। क्योंकि जब आप किसी राइटर का माइंड पढ़ लेते हैं, उसका उसका उसके लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ते हैं, तो आप अच्छे तरीके से राइटर को समझ सकते हैं और उसके वर्क को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे पेज नंबर 16 पे, पेज नंबर 60 पे समरी ऑफ द स्टोरी दी हुई है, ये हम तफसील से आप पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगी और मुश्किल फाज के मीनिंग जो आपने लिख लेने हैं और इसको अच्छे तरीके से याद करनी है। ज़बानी याद करने के बाद आपने क्या करना है, इसको लिखना है कुछ। लेट्स रीड द समरी। अब हम इस समरी को पढ़ते हैं। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ पर्सन हु हैज सो मैनी डिपेंडेंट्स। इस स्टोरी में जो नरेटर है ऐसा पर्सन है जिसको जो हु हैज़ सो मैनी डिपेंडेंट, जिस पे बहुत से लोग इंतजार करते हैं। उसकी वाइफ, उसकी डॉटर है और सन जो स्कूल कॉलेज गोइंग जो उसका बेटा है, वो उसके डिपेंडेंट्स हैं। ही हैज़ अबंडेंट ड्रिंकिंग एंड नो अर्न फॉर हिज सिबलिंग। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता था और अब क्या करता है, अर्न फॉर हिज सिबलिंग, और अपने अजीज़ों का, सिबलिंग होता है अजीज़ों का, अब जिसमें उसकी वाइफ, उसकी बेटी है और बेटा है, उनके लिए क्या करता है, अर्निंग करता है, कमाई करता है। ही इज़ फेड अप ऑफ अर्निंग फॉर अदर्स। फेड अप होता है तंग होना। वो इस सिचुएशन से तंग आ चुका है, वो दूसरों के लिए क्या करता है, अर्निंग करता है। ही वॉन्ट्स टू गेट अ केयर फ्री लाइफ। वो फिक्र से, परेशानियों से दूर जो लाइफ है, वो वैसी लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर लाइफ जो है उस वैसी गुजारना चाहता है। ही हैज़ टू सेंड मनी फॉर हिज एक्स वाइफ एवरी मंथ। उसको अपनी जो वाइफ है, एक्स वाइफ है, उसको हर मंथ जो है वो मनी सेंड करना पड़ती है। ही हैज़ आल्सो टू गिव चेक टू हिज ग्रीडी मदर हु लिव्स इन कैलिफोर्निया। उसको अपनी जो ग्रीडी मदर है, लालची माँ है, उसको भी चेक जो है वो सेंड करना पड़ता है, उसको देना पड़ता है, जो कि कैलिफोर्निया में रहती है। He sends money to his daughter and her 2 children regularly। वो अपनी बेटी और उसके बच्चों को, जो 2 उसके बच्चे हैं, उनको भी बाकायदगी से मनी जो है वो सेंड करता है। His college going son is also one of dependent who receives money for his college expenditures।
वो अपना जो बेटा है, उसका बेटा कॉलेज गोइंग, जो कि कॉलेज में जाता है, वो भी इसका डिपेंडेंट्स में शामिल है, वो भी उसी पे इन्हिसार करता है। वो रिसीव मनी फॉर हिज कॉलेज, जो कि अपने फादर से मनी रिसीव करता है, किसके लिए? कॉलेज एक्सपेंडिचर्स होता है, कॉलेज के अखराजात पूरे करने के लिए। ही फर्दर्स he further comes to know that his brother and his wife need money as well। वो इसके अलावा फर्दर ये भी जानता है कि उसके भाई और उसकी बीवी को भी मनी की ज़रूरत है, दौलत की ज़रूरत है। सो ही हैज़ टू हेल्प देम एज वेल, और उसको उनकी भी मदद करना पड़ती है। दो द नरेटर हेल्प्स सो मैनी सिबलिंग्स, अगरचा नरेटर जो है वो बहुत से अजीज़ कारब की मदद करता है। हिज ओन कंडीशन इज़ नॉट आइडियल, उसकी अपनी जो हालत है वो मसाली नहीं है। ही इज deprived entertainment like watching movies, वो इंटरटेनमेंट तफरी से महरूम है, ना ही वो मूवी देख सकता है। ही हैज़ टू वेयर आ शू हु हैज़ अ होल इन इट, उसने ऐसे शूज़ पहने हुए हैं जिसमें सुराख है। हिज टीथ आल्सो नीड टू बी फिक्स्ड, उसके जो दांत हैं उसको भी ज़रूरत है कि उसको फिक्स करवाया जाए, इसको मजबूत करवाया जाए, उसकी दांतों की कंडीशन भी अच्छी नहीं है। बट एज हिज ऑल मनी गोज टू हिज डिपेंडेंट्स, लेकिन उसकी जो तमाम दौलत है वो उसके डिपेंडेंट्स जो हैं वो उनके पास चली जाती है। देर रिमेन नथिंग टू स्पेंड ऑन हिम, और उसको अपने आप अपने पे जो दौलत है वो स्पेंड करने का पास उसके पास मनी नहीं होती। द आर्जनी ऑफ द फैक्ट इज डैट, इसमें जो तनकीद वो की गई है वो ये है कि दो ही कंसिडर हिज मदर एंड एक्स वाइफ ग्रीडी, अगरचा वो अपनी मदर और वाइफ को ग्रीडी तस्लीम करता है, कंसिडर करता है, ही स्टिल सेंड देम मनी, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उनको मनी सेंड करता है, दौलत सेंड करता है। ही डज दिस ऑल आउट ऑफ सिंपैथी, लेकिन वो ये क्यों करता है? जस्ट वो सिंपैथी, वो उनके साथ हमदर्दी करता है। ही गिव्स हिज ब्रदर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ $1000, वो अपने जो भाई को एक बड़ी जो मकदार में रकम देता है, यानी कि $1000 वो देता है। ही थिंक्स हिमसेल्फ और रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो सोचता है, वो समझता है कि वो एक जिम्मेदार इंसान है। हु इज़ देयर टू फिलफिल हिज ड्यूटीज़, जिसको क्या करना है, अपनी फुलफिल होता पूरी करना, हिज ड्यूटीज़, अपनी ड्यूटीज़ जो अपने फ़राइज़ है वो सर अंजाम देने हैं। ही सीज ड्रीम डैट, वो ख्वाब देखता है कि उसका जो बेटा, ही सन इज हिट बाय कार, कि उसका जो बेटा है वो कार से हिट हुआ है। एट दिस ही फील्स हिमसेल्फ गिल्टी, लेकिन वो खुद गिल्टी महसूस करता है, खुद को मुजरम तस्लीम करता है। ही फर्दर्स रिग्रेट्स ऑन इट, वो इस पे मजीद पछताता है। ही विशेज टू सी हिज सन हैप्पी, वो क्या किस चीज़ की ख्वाहिश करता है? वो अपने बेटे को खुश देखना चाहता है। ही वॉन्ट्स हिम टू गो टू यूरोप आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, वो क्या करना चाहता है? वो वांट्स हिम, वो देखना चाहता है अपने बेटे को कि वो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो यूरोप में चला जाए। ही ड्रीम्स डैट समवन हैज़ गिवन अल्कोहल टू हिज सन, वो ख्वाब में देखता है कि किसी ने उसको अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल दी है उसके बेटे को। ही इज़ मच ग्रीव्ड ओवर इट, वो अपने बेटे से मतलब बहुत ज़्यादा गमज़दा है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन ही सीज इन हिज ड्रीम, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो सीन वो अपने ख्वाब में देखता है, इज डैट हिज फादर इज एन एलिफेंट, और उसका फादर जो है क्या है, इज एन एलिफेंट एंड ही राइड्स ऑन टॉप ऑफ हिम, कि उसका फादर जो वो एलिफेंट है और वो क्या कर रहा है, उसको राइड कर रहा है। The dream gives him a message to continue what he is going in his real life। ये जो ख्वाब है वो उसके जरिए हमें क्या मैसेज मिलता है कि उसको टू कंटिन्यू what he is going in his life, कि वो जो अपनी ज़िंदगी में कर रहा है उसको ये जारी रखना चाहिए। इट मीन्स दैट हिज फादर इज़ विद हिम, इसका मतलब यह है कि उसका फादर उसके साथ है। एंड ही नीड्स नॉट वरी, और उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ही शुड कीप ऑन ही स्ट्रगल, उसको अपना जो स्ट्रगल जो अपनी जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। इन अ वे ही इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ हेल्पिंग अदर्स, के वो क्या कर रहा है इसी तरह जैसे वो दूसरों की मदद कर रहा है। डैट हिज फादर हैड ऑलरेडी प्लेड, जैसे कि उसके फादर ने रोल अदा किया था उसको भी वैसा ही रोल अदा करना है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी चेंज हिज माइंड, जो नरेटर है ड्रीम के बाद, इस ख्वाब के बाद अपना जो माइंड वो चेंज करता है। एंड डिसाइड्स टू कंटिन्यू हेल्पिंग हिज फैमिली, और इस चीज़ का फैसला करता है कि उसने अपनी फैमिली की जो मदद है वो जारी रखनी है। ही नोज डैट हिज फ्रेंड जॉर्ज कार इज स्टिल अनपेड, वो जानता है कि उसके दोस्त जो जॉर्ज है उसकी कार जो है इज स्टिल अनपेड, जो कि तनख्वाह के बगैर काम करती है। अनपेड होता है तनख्वाह के बगैर काम करना। एज हिज सर्कमस्टांसिस,
एज आर सेम लाइक हिम, जैसे वो समझता है कि वो भी क्या करता है, तनख्वाह के बगैर काम करता है, अपनी फैमिली की हेल्प करता है, वैसे ही उसकी जो कार है वो भी तनख्वाह के बगैर काम करती है। इन द एंड ही इज़ रेडी टू प्ले हिज रोल विलिंगली, लेकिन फिर लास्ट पे वो क्या करता है कि अपना जो रोल अदा करने के लिए, वो अपना रोल अदा करने के लिए रेडी है, किस कैसे, विलिंगली, रजामंदी से। जी स्टूडेंट, ये समरी थी, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। हमने ये पढ़ी है पेज नंबर 60 और 61 पे जो दी हुई थी। इसको अच्छे तरीके से याद करने के बाद इसको आपने ज़बानी लिखना है। अल्लाह हाफिज़।